वेलकम बैक टू माई चैनल। सो येस, मई 23 की कुछ क्लास मैंने अपलोड की हैं और ये नवंबर 23 के लिए CA फाइनल की पहली क्लास है। आज जो है हम कैपिटल गेन से शुरू करने वाले हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर टैक्सेशन। और येस, अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि रिविजनरी क्लास या फिर आप क्लास लेते हैं, दैट इज़ गुड थिंग, वो हमेशा आपको फ़ायदा करेगा। बट अगर आप अटमोस्ट बेनिफिट इन क्लासेस से या रिविजनरी क्लासेस से उठाना चाहते हैं, देन प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ स्टडी। उससे बेहतर आपको कुछ भी आपको करने के बाद पता चलेगा कि 30 घंटे की रिविजनरी क्लास इक्वल्स टू 18 घंटे की आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो हो जाएगी। सो जो भी आप पढ़े उसको जाके रिवाइज करना ना भूलें। कहने का सिर्फ एक ही मकसद है। हम देख लेते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया है। यस, पिछली क्लास में जो है हम इसके ऊपर के टॉपिक तक पढ़ चुके हैं। स्टॉक एंड ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, ये सब हम देख चुके थे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ट्रांसफ़र का मीनिंग हमने देख लिया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ अलग से पॉइंट नहीं है, जो केस लॉज पे, जो हमारे केस लॉ हैं इनकम टैक्स में या फिर पर्टिकुलरली रिलेटेड टू कैपिटल गेन चैप्टर, उस केस लॉ से रिलेटेड भी कुछ लॉ बन जाते हैं। जैसे कि आपको बोल दिया गया कि सिल्वर यूटेंसिल्स जो है, अगर उस पर कोई कैपिटल गेन अराइज होता है तो वो आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि हम सिल्वर यूटेंसिल्स को पर्सनल इफेक्ट मानेंगे। सो इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि केस लॉ में दिए हुए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं और फिर हम आगे की सेक्शन को शुरू करेंगे। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो बोलता है कि वेदर कैपिटल गेन अराइज ऑन सेल ऑफ सिल्वर यूटेंसिल्स इज़ टैक्सेबल और नॉट। अच्छा देखो, इसमें हुआ क्या था, थोड़ा सा लैंग्वेज आपको डिफरेंस लग रहा होगा। एक केस है CIT वर्सेस बनारसी लाल का, जिसमें ये कहा था, SSC कंटेंट करता है कि जो सिल्वर यूटेंसिल्स है उसका पर्सनल इफेक्ट है। और जैसे ही पर्सनल इफेक्ट आपकी चीज़ें बनती हैं वो आउट ऑफ स्कोप हो जाती हैं कैपिटल एसेट से। जब आपका कैपिटल एसेट ही नहीं है कोई चीज़, तो मतलब कि उस पर अगर आपको गेन अराइज भी होता है तो कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा और टैक्सेबल भी नहीं होगा। तो उसमें ये हेल्ड हुआ कि सिल्वर यूटेंसिल्स लाइक कटोरी, थाली एक्सेट्रा आर मेंट फॉर पर्सनल यूज, ऑल्दो मे नॉट बी यूज्ड डेली, स्टिल पर्सनल इफेक्ट एंड इट डू नॉट डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द SSC। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, सिंपल उन्होंने ये कहा कि ये जो सिल्वर यूटेंसिल्स है, थाली, कटोरी एक्सेट्रा, इसको हम पर्सनल इफेक्ट ही मानेंगे। और ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज इफ़ यू सी, अगर आपको SSC है और उसे अगर कोई रिच पर्सन दिखे तो उससे लगेगा कि ओके ये सिल्वर यूटेंसिल्स जो हैं ये एक पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें हैं। बट अगर कोई उसे एक मिडिल क्लास पर्सन दिख जाता है या फिर कोई और दिखता है तो वो सोचता है कि नहीं, इसके पास तो सिल्वर यूटेंसिल्स होने ही नहीं चाहिए, इसकी तो इनकी इनकम ही नहीं है। तो ये जो चीज़ है कि हम फाइनेंशियल स्टेटस को देख के सिल्वर यूटेंसिल्स वेदर इट इज़ ए कैपिटल एसेट और नॉट डिसाइड करें, ये चीज़ को पूरी तरह से हटा दिया गया। सिंपल सी बात है कि जो भी सिल्वर यूटेंसिल्स होंगे वो आपका पर्सनल इफेक्ट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उस पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा। और इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए SSC का फाइनेंशियल स्टेटस देखना जरूरी नहीं है। दूसरा पॉइंट है, वेदर कैपिटल गेन अराइज ऑन द सेल ऑफ गोल्ड बार्स, सॉवरेन एक्सेट्रा यूज्ड फॉर पूजा इन केस ऑफ महाराजा हेमंत सिंह। ओके, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये बोलता है कि जो कैपिटल गेन अराइज होता है गोल्ड बार पे या सॉवरेन एक्सेट्रा पे, जो कि पूजा में यूज़ होता है, क्या वो टैक्सेबल होगा? तो इसमें ऐसा हुआ था, महाराजा हेमंत सिंह, जो कि नाम से ही लग रहा है दैट ही वॉज अ किंग, इन केस ऑफ महाराजा हेमंत सिंह सम गोल्ड, सॉवरेन एंड सिल्वर कॉइन्स वेर सोल्ड एंड SSC claimed that these assets do not form part of capital asset and these are used by SSC and his family for personal use, and it was evident that these were used for Mahalakshmi and other festival, held that only those effects can be said to be personal which pertain to SSC person. According to Supreme Court, gold, sovereign, silver coin and silver bar have been used for puja as a matter of pride. Therefore, capital gain is taxable in this case. यहाँ पे भी आपको एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है। पहले वाले में क्या होता है, सिल्वर यूटेंसिल्स जो हैं वो आपका पर्सनल इफेक्ट बनते हैं, और जैसे ही कोई चीज़ पर्सनल इफेक्ट बन जाती है वो कैपिटल एसेट के डिफिनेशन से बाहर हो जाती है और कैपिटल गेन भी टैक्सेबल नहीं होता। बट अगर गोल्ड बार है, सॉवरेन है या फिर गोल्ड से बनी हुई कोई चीज़ है एक्सेप्ट सिल्वर यूटेंसिल्स, तो वो चीज़ें जो हैं, जैसे यहाँ पे महाराजा हेमंत सिंह के केस में हुआ, अगर अदरवाइज़ भी कोई पर्सन है और वो अपने सिल्वर वाले इस पर्टिकुलर को ये दर्शा रहा है कि ये तो मैं रोज़ यूज़ में लाता हूँ, मैं इसे पूजा में यूज़ करता हूँ या फिर अदर किसी चीज़ में यूज़ करता हूँ, मैं रोज़ इसी में खाना खाता हूँ, स्टिल
हम ऐसा मानेंगे कि ये जो पर्सन जो बोल रहा है, क्लेम कर रहा है कि मैं रोज़ इसको पूजा में लाता हूँ या मैं इसी में खाना खाता हूँ, दैट इज़ ओनली फॉर मैटर ऑफ प्राइड, ये सिर्फ अपना प्राइड दिखाने के लिए हो रहा है। दी डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट पर्सनल इफेक्ट, और इस पर अगर कैपिटल गेन हुआ तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वेदर गोल्ड यूटेंसिल्स आर पर्सनल इफेक्ट। सीधी सी बात है, नहीं, गोल्ड यूटेंसिल्स जो होते हैं वो पर्सनल इफेक्ट नहीं होते, कैपिटल गेन होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। वेदर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अमाउंट टू ट्रांसफ़र, यस, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है वो ट्रांसफ़र कॉन्स्टिट्यूट करता है। मैं आपको एक ऊपर वाले जब मैं आपको ट्रांसफ़र का डेफिनेशन बता रही थी तब मैंने आपको ये एग्जाम्पल भी दिया था। ये जो सेकेंड नंबर का आपको पॉइंट दिख रहा है, द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन, जो हमारा प्रेफरेंस शेयर होता है जब वो रिडीम हो जाता है तो हमारा वहाँ पे एक राइट जो रहता है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ बोल लो या फिर बाय ऑपरेशन ऑफ पॉलिसी ऑफ द कंपनी बोल लो, बट वो जो राइट होता है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है। सो दैट इज़ वाई ये एक तरीके से ट्रांसफ़र माना जाता है, और इसलिए जो रिडम्पशन होगा प्रेफरेंस शेयर का, दैट वुड बी टैक्सेबल। फिफ्थ नंबर पॉइंट है, वेदर कॉस्ट इनकर्ड ऑन ट्रेनिंग ऑफ एनिमल ट्रीटेड एज cost of improvement and whether expenditure incurred on animal during their pregnancy will be treated as cost of acquisition of offspring of animal। देखो सिंपल सी बात है, पढ़ूंगी नहीं, सीधे आपको बताती हूँ। हुआ क्या, एसएससी ने एक हॉर्स परचेज़ किया 1,50,000 का, आपको दिख रहा होगा ये 1,50,000 का एक हॉर्स परचेज़ किया, और हॉर्स ने 2 बच्चों को जन्म दिया जिसका नाम था कोल्ट एंड फिले। अब एसएससी जो है वो उस घोड़े को बेच देता है 5 लाख रुपीज़ में, तो 5 लाख रुपीज़ आपका सेल प्राइस हो गया, और 1,50,000 में एसएससी ने परचेज़ किया था, सो दैट वुड बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब जो असेसिंग ऑफिसर है, एओ जो है, वो बोलता है कि 5 लाख माइनस 1,50,000, हम जो 3.5 लाख है उसको हम टैक्सेबल करेंगे एज ए कैपिटल गेन, क्योंकि आपका कैपिटल गेन है। बट एसएससी बोलता है कि मैंने जब मेरे पास हॉर्स था तो हॉर्स जो थी वो प्रेग्नेंट थी, कोल्ट और फिली को उसने बर्थ किया था, तो हॉर्स जब प्रेग्नेंट थी, द एसएससी हैज़ इनकर्ड 2,10,000 एज एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एसएससी ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 2,10,000 रुपीज़ जो है मेंटेनेंस पे खर्च किया है, और 50,000 रुपये जो हैं जो उसके बच्चे जन्मे कोल्ट एंड फिली उनके जो है ट्रेनिंग पे खर्च किया है। तो ये जो है नो डाउट 5 लाख रुपीज़ इज़ माई सेल्स वैल्यू एंड 1,50,000 इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बट मुझे 2,10,000 और 50,000 दैट इज़ 2,60,000 का डिडक्शन मिलना चाहिए जब मैं कंप्यूट कर रहा हूँ अपना कैपिटल गेन। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अमाउंट जो भी आपने स्पेंड किया प्रेगनेंसी पे फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग गुड हेल्थ ऑफ हॉर्स टू ब्रिंग हेल्दी offspring into existing, so 2,10,000 is cost of acquisition of colt and filly। तो 2,10,000 जो हो गया वो कोल्ट एंड फिली का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। और कोर्ट ने उसके बाद से ये भी कहा जो 50,000 रुपीज़ आपने खर्च किया है, ये 50,000 रुपीज़ जो है मेंटेनेंस पे, इस 50,000 रुपीज़ की वजह से कोल्ट एंड फिली जो हैं उनकी वैल्यू बढ़ गई है। अगर उनको ट्रेनिंग ना दी हुई होती, ट्रेनिंग जब भी किसी पर्सन को मिली या फिर जानवर को मिली तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है। तो आपने ये जो 50,000 रुपीज़ खर्च किया, दैट इज़ योर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड कैपिटल गेन वुड बी 90,000 ओनली, मतलब कि 2,60,000 का हमें और जो है बेनिफिट मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, और कैपिटल गेन जो निकल के आएगा वो सिर्फ आपका 90,000 निकल के आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 6 नंबर का जो पॉइंट है वो हमारा कहता है वेदर एक्सचेंज ऑफ शेयर ऑफ वन कंपनी विद शेयर ऑफ अनदर कंपनी अमाउंट टू ट्रांसफ़र। पढ़ लेते हैं एक बार। द एसएससी ओरिएंट ट्रेडिंग कंपनी वॉज डीलर इन शेयर एंड हेल्ड 1,45,000 शेयर ऑफ एसिटालाइन लिमिटेड विच वर परचेज एट फेस वैल्यू of ₹10 each. The new company Oxygen Limited was formed in Jan 2019 and made an offer to SSC company to obtain 1,45,000 share of Acetylene Limited in exchange of allotment of 55,100 share of ₹10 each. Okay, सिंपल सी बात है। देखो, इस केस लॉ को पढ़ने से पहले ही आपको एक चीज़ ध्यान आ जाना चाहिए कि जब भी एक्सचेंज ऑफ शेयर होता है, आपने ऊपर पढ़ा था ट्रांसफ़र के डेफिनेशन में कि जो भी एक्सचेंज होता है तो दैट एक्सचेंज अमाउंट टू ट्रांसफ़र और कैपिटल गेन उस पर लग जाता है। तो यहाँ पे जो एसएससी है ओरिएंट ट्रेडिंग, उसके पास 1,45,000 वैल्यू ऑफ शेयर है, शेयर की वैल्यू है, मतलब 14,100 जो है शेयर्स हैं एट द रेट ₹10 ईच, मतलब
1,45,000 की वैल्यू ऑफ शेयर थे और उसको एक कंपनी है ऑक्सीजन लिमिटेड, उससे इसको ऑफ़र मिलता है कि आप मुझे वो 1,45,000 के जो शेयर्स हैं वो आप मुझे दे दो और आप हमारी कंपनी के नए शेयर ले लो, जो कि 55,100 शेयर हम आपको इन रिटर्न अलॉट कर देंगे 10 रुपये के हिसाब से, मतलब 5,51,000 शेयर आपको मिल जाएंगे। अब असेसिंग ऑफिसर इस बात के लिए आर्ग्यू करता है कि जो एसएससी कंपनी है, ओरिएंट ट्रेडिंग कंपनी, उसके लिए जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हुआ वो हो गया 5,51,000 और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया वो हो गया 1,45,000। तो जो बाकी बचा ना नेट 4,06,000, ये कैपिटल गेन है और इसे टैक्सेबल होना चाहिए। और कोर्ट ने इस चीज़ को सपोर्ट भी किया। कोर्ट ने जो अपना डिसीजन सुनाया उसमें भी यही था कि यस, जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ एसेट, दैट अमाउंट टू ट्रांसफ़र, और यहाँ पे साफ साफ लग रहा है कि ये जो ट्रांसफ़र है इसकी वजह से जो है ओरिएंट ट्रेडिंग को कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, तो इसलिए बाकी जो 4,06,000 है इस कैपिटल गेन पे टैक्स लग जाएगा। 7 नंबर पॉइंट है वेदर लैंड एंड बिल्डिंग टू बी कंसिडर्ड सेपरेटली फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग। द आंसर इज यस। जब भी लैंड और बिल्डिंग, मान लो कि मैंने एक लैंड 6 साल पहले ख़रीदा और 1 साल जो है अभी 1 साल पहले मैंने अपने लैंड पे कुछ बिल्डिंग बनाने शुरू की और 1 साल में मैंने उसको बेच भी दिया। आजकल तो बिल्डिंग्स बहुत जल्दी बन जाती है, तो 8-9 महीने में मेरी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, उसके बाद से मैंने उसे बेच भी दिया। अब होगा क्या, यहाँ पे जो एसएससी है वो कंटेंट करेगा कि नहीं, जो लैंड है और जो बिल्डिंग है, ये लैंड एंड बिल्डिंग मेरा एक एसेट है और इसलिए लॉन्ग टर्म होगा, या फिर जो भी टैक्स बेनिफिट, जहाँ पे भी उसको टैक्स बेनिफिट लग रहा होगा वो उसको कंटेंट करेगा कि ये मेरा लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। बट इसके लिए एक केस लॉ में ये डिसाइड हुआ कि ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है, इस दोनों का जो कैपिटल गेन निकलेगा, ये दोनों का कैपिटल गेन अलग अलग निकलेगा और इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो भी अलग अलग निकाली जाएगी। जब हमने लैंड को फर्स्ट टाइम ख़रीदा था, लैंड के पीरियड ऑफ होल्डिंग तो हम वहाँ से कैलकुलेट करेंगे और बिल्डिंग के पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है जब हमने बनाना शुरू किया था तब से हम कैलकुलेट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। 8 नंबर पॉइंट है वेदर कंपनसेशन पेड फॉर एविक्शन ऑफ हटमैन dwellers रूम लैंड विच इज सोल्ड वुड बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। देखो, एक केस हुआ था CIT वर्सेस पिरोजा C पटेल। इस केस में हुआ क्या था, SSC ने क्या किया कि कोई प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को मान लो कि एसएससी ने खरीद दिया, बट वहाँ पे कुछ हटमैन ड्वेलर्स थे। अब उनको मान लो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करना हो किसी भी चीज़ के लिए, मान लो मैं मॉल ही बना रही हूँ या फिर किसी अदर पर्पज़ के लिए, तो उन लोगों को हटाना पड़ेगा। उन लोगों को हटाने के लिए एसएससी ने कुछ कंपनसेशन दिया उन लोगों को। अब एसएससी बोलता है कि बिल्डिंग तो मैंने खरीद ली थी, वो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, बट मैं जो इन लोगों को ये पैसे दे रहा हूँ दैट इज़ माई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि अगर मैं इस एसेट को जो मैंने खरीदा है इसे इम्प्रूव ना करूँ, ये तो मेरे किसी काम की ही नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए कोर्ट ने भी ये डिसाइड किया कि येस, द अमाउंट विच इज़ पेड टू हटमैन ड्वेलर्स इज़ द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, और जो कैपिटल गेन होगा वो नेट अमाउंट पे लगेगा। 9th पॉइंट है हमारा, वेदर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल अमाउंट टू ट्रांसफर एज पर जी नरसिम्हन, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इस ट्रांसफर, और कैपिटल गेन जो है लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन पे। अब हम देखते हैं, आपको अभी तक चार्जिंग सेक्शन समझ में आ गया, ट्रांसफ़र का मीनिंग समझ में आ गया, कैपिटल एसेट का मीनिंग समझ में आ गया। अब हम ये देखते हैं कि हम कैपिटल गेन जो है वो कंप्यूट कैसे करते हैं। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए। देखो, सिंपल सी बात है, आपने आईपीसीसी में भी पढ़ा होगा, आपका होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, लेस करते हैं हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और लेस करते हैं फिर हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, और जो नेट अमाउंट बचा वो आपका कैपिटल गेन हो गया। अब आगे जो है, जो कि आपको पता होगा, आई एम श्योर कि याद उतना नहीं होगा बट टर्म्स तो याद होंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो लग जाता है कि जब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है तो कुछ एसेट पे तो नहीं मिलता है, आगे हम पढ़ेंगे इंडेक्सेशन के बारे में, बट कुछ एसेट पे जो है आपको इंडेक्सेशन लग जाएगा। और मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी बहुत पहले 1952 में अगर आपने 10,000 की खरीदी, तो आज उसकी कीमत 10,000 तो होगी नहीं, आज तो वो प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों में होगी। तो हम उसे इंडेक्सेशन करके उसकी ट्रू कॉस्ट, एक होता है ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो है आज के फेयर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसको लेकर के आएंगे विद कैलकुलेशन, एंड उसके बाद से जो है हम कैपिटल गेन निकालेंगे कि हमने बेचा कितने में और एक्चुअली में हमने एक्वायर कितने में किया था। जैसे इट इज़ जस्ट लाइक गिविंग द इफेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
जब आप TVM पढ़ते हैं तो कोई भी आप एसेट परचेज़ करते हैं या फिर कुछ भी उसमें जब डिसीजन लेते हैं तो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फैक्टर को कंसिडर करते हैं, आप कॉस्ट को ऊपर नीचे करते हैं। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे। कॉस्ट को हम आज के अमाउंट पे लेकर के आएंगे कि आज के सिनेरियो में देखें तो हमने कितना कॉस्ट पे किया है, और उसके बाद से जो है हम कैपिटल गेन निकालेंगे। तो ये मैं पढ़ नहीं रही हूँ। अच्छा ओके, लेट मी जस्ट डू वन थिंग। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे निकलता है कॉस्ट निकलता है ऐसे, कॉस्ट निकलता है ऐसे। ये हो गया आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो कि आपका XX अमाउंट आ जाता है, ठीक। उसके बाद से आपका आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि आपका ये भी XX अमाउंट आ जाएगा। और फिर आता है आपका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये भी आपका XX अमाउंट आ जाएगा। और ये जो बचेगा ये आपका जो है कैपिटल गेन लग जाएगा। इस पे ये कैपिटल गेन हो गया और इस पे जो है टैक्स लग जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैंने इस चीज़ से ये कैपिटल गेन कंप्यूटेशन से रिलेटेड आपको एक जनरल सी चीज़ें बताई हैं। जनरल सी चीज़ें क्या, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि कैपिटल एसेट क्या होता है। आई होप यू आर एबल टू सी। चलिए देखते हैं। अब मैंने आपको ये बताया कि कैपिटल एसेट क्या होता है। देन मैंने आपको बताया कि कैपिटल एसेट तो आप समझ गए, आपको बताया कि ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है। तो आपको एक चीज़ समझ में आया कि जब भी जो भी चीज़ कैपिटल एसेट है, जो भी चीज़ कैपिटल एसेट है उसका अगर ट्रांसफ़र हो गया और इस ट्रांसफ़र पे अगर इस ट्रांसफ़र पे हमें गेन अराइज हो गया तो इस गेन पे जो टैक्स लगेगा उसे कैपिटल गेन टैक्स बोलेंगे, ठीक। उसे जो है हम कैपिटल गेन टैक्स बोलेंगे। कि मतलब मैंने आपको ये कैलकुलेशन सिखाया, बट इस कैलकुलेशन के कुछ प्रोवाइज़ो भी हैं। प्रोवाइज़ो मतलब कि कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जो जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शन होते हैं। उसी तरीके से जो मैंने आपको प्रोविज़न बताया उसके कुछ एक्सेप्शन हैं। देख लेते हैं एक्सेप्शन क्या क्या हैं। फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48, पहला प्रोवाइजो देखते हैं। स्पेशल प्रोविजन फॉर नॉन रेसिडेंट, इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट हु इन्वेस्ट फॉरेन एक्सचेंज टू एक्वायर कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शेयर और डिबेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी इज टू बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर: full value of consideration received or accruing, less cost of acquisition, expenditure incurred in connection with transfer, and then cost of improvement less कर देते हैं हम। The proviso is the above amount shall be converted into same foreign currency as was initially utilized, and capital gain so converted shall be converted into Indian currency। ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको यहाँ पे बताते हैं। तो इसको हम ऐसे देखते हैं। या सपोज करो ओके, सपोज करो ये है आपका FVC, ठीक है। ओके, सपोज करो आपका FVC है, कितना हो गया आपका? सपोज करो ओके कि यहाँ पे आपका FVC है, कितना है? 2 लाख रुपीज़। ये आप प्रोवाइजो पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंट के केस में अभी ये हमारे पास INR ही है, ठीक है। और फिर आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो है आपका 1,50,000। आपने जो एक्सपेंडिचर किया है सेल करने पे वो है आपका 20,000 का, और आपका जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो है आपका 10,000 का। अब अगर आप देखें, अगर प्रोवाइजो नहीं होता, ये मैं केस जो समझा रही हूँ ये कब समझा रही हूँ, अगर प्रोवाइजो नहीं होता तो कैपिटल गेन हमारे पास क्या निकल के आता? 50, 70, 80, 90, 1,90,000 का आपके पास टोटल कॉस्ट हो गया। आपने टोटल कॉस्ट इनकर किया इस एसेट पे, और आपका 2 लाख का FVC था, तो मतलब आपका 10,000 रुपये का कैपिटल गेन हो जाता, ठीक।
करेक्ट, इतना समझ में आ गया। बट प्रोवाइजो बोलता है कि यहाँ पे ये जो कैपिटल गेन है हम इसे ऐसा नहीं कैलकुलेट करेंगे। ये जो मैंने आपको ये जो 2 लाख रुपीज़ बताया, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फॉरेन करेंसी में, कन्वर्ट फॉरेन करेंसी। जो ये अमाउंट है इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे फॉरेन करेंसी में। जो आपको ये 2 लाख रुपीज़ वाला 20,000 का अमाउंट है, इसको भी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी करेंगे फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट, ठीक है। और तब हम कैपिटल गेन निकालेंगे। इसको जो है, जो मैंने बोला आपको कि इसको हम फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। कौन से फॉरेन करेंसी में, किस दिन के? मान लो कि ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है, मान लो कि ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये यूएसडी में हुई है, ये यूएसडी की इन्वेस्टमेंट है। तो आपको ये जो 2 लाख रुपीज़ है, जो एफवीसी है, इसको किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा? यूएसडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किस दिन का रेट लेंगे? क्या हम स्पॉट रेट ले लेंगे या फिर कोई अलग रेट लेंगे? जिस दिन हमने परचेज़ किया ना, उसी दिन का एवरेज रेट, रुक जाओ इसे हटाना पड़ेगा। तो हम जो है अब देख लेते हैं कि जो नॉन रेसिडेंट के केस में जो कैलकुलेशन होती है वो तो मैंने आपको समझा दिया कि जनरल कैलकुलेशन से सिर्फ इतना डिफरेंस है कि उसमें जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट एफवीसी है उसको हम कन्वर्ट करते हैं फॉरेन करेंसी में। अब देखते हैं हम कि फॉरेन करेंसी वही होगी जिस फॉरेन करेंसी को, जैसे कि मैंने अगर यूएसडी को यूटिलाइज़ किया है शेयर को परचेज़ करने में, तो कन्वर्जन जो होगा वो भी यूएसडी में ही होगा। पहली बात समझ गए। अब दूसरी बात समझते हैं हम कि जो कन्वर्जन होगा वो कौन सी डेट का लेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगा वो कौन सा होगा? वो होगा एवरेज ऑफ TTBR प्लस TTSR। और ये जो TTBR TTSR निकला, ये किस दिन का निकलेगा? डेट ऑफ परचेज का होगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर पे जो सेल किया, एक्सपेंडिचर जो हुआ सेल पे, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम करेंगे TTBR प्लस TTSR। इसका हम लेंगे एवरेज, और ये एवरेज जो है इसका लेंगे एवरेज। बट ये जो TTBR TTSR लेंगे ना, ये किस दिन का लेंगे? ऑन द डेट ऑफ सेल की डेट का लेंगे। एक्सपेंडिचर समझ में आ गया। अब आता है हमारा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर था आपका B पॉइंट। अब हम आते हैं The cost of acquisition shall be converted at the average of telegraphic transfer buying rate and telegraphic transfer selling rate, the foreign currency initially utilized for purchase on date of acquisition of share debenture को हटा दें। शेयर डिवेंचर अभी आगे पढ़ने वाले हैं, क्यों लिखा हुआ है। द एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विथ ट्रांसफर शैल बी कन्वर्टेड एट द एवरेज ऑफ TTBR TTSR। ये भी मैंने आपको बता दिया। जो करेंसी हमने इनिशियली यूटिलाइज़ किया होगा उसी करेंसी में हमें कन्वर्ट भी करना है एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर डिवेंचर। जिस दिन हमने ट्रांसफ़र किया उस दिन पे जो TTBR TTSR का रेट होगा उसको एवरेज करके हम एक्सपेंडिचर को उस रेट पे कन्वर्ट कर लेंगे। अब आता है सेल कंसिडरेशन की बात। उसके पहले मैं आपको कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बता रही थी। सिंपल सी चीज़ है, जिस दिन हमने इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट इनकर की होगी ना, उस दिन का TTBR TTSR रेट लेके और उसका एवरेज लगा देंगे। उसके बाद से यहाँ पे आता है सेल कंसिडरेशन की बात। सेल कंसिडरेशन जो है इसके लिए बोला गया है शैल बी कन्वर्टेड एट द एवरेज ऑफ TTBR TTSR ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। सिंपल सी बात है, जो सेल हुआ उसको भी हम एवरेज पे ही लेंगे। एवरेज किस चीज़ का? TTBR एंड प्लस TTSR, ठीक है। और ये जो TTBR TTSR हमने लिया ये किस दिन का लेंगे? ऑन द डेट ऑफ सेल, इस दिन का लेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। सेल के बाद से अब आपके पास जो है कैपिटल गेन निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा आपके पास कैपिटल गेन? आपके पास कैपिटल गेन कैसे निकल के आएगा? क्योंकि पहले आपने लिया होगा, क्या लिया होगा? पहले आपने FVC लिया होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसको आपने USD सर्टेन अमाउंट, कुछ अमाउंट में आपने कन्वर्ट कर लिया। फिर आपने लिया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया, इसको भी आपने मान लो USD में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी आपने कर लिया USD में कन्वर्ट। उसके बाद से आपने कुछ एक्सपेंडिचर किया, इस सेल पे कुछ एक्सपेंडिचर किया, इस एक्सपेंडिचर को भी आपने USD में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, कर लिया। और उसके बाद से आपने कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट करा तो मान लो उसको भी आपने USD में कन्वर्ट कर लिया, कुछ अमाउंट आ गया। यहाँ पे जो है आपका कैपिटल गेन निकल के आ गया कुछ अमाउंट। इस कैपिटल गेन को, ये तो सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आ गया कि जिस दिन हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उस दिन के एवरेज ऑफ TTBR TTSR रेट को उठा के उस पर कन्वर्ट कर दे रहे हैं। बट ये कैपिटल गेन जो है इसका क्या करेंगे? इसके लिए लॉ में बोला गया है कि द कैपिटल गेन कंप्यूटेड ऑन फॉरेन करेंसी शैल बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी बाय अप्लाइंग TTBR एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर डिवेंचर। अब मान लो
मैंने आपको ये बताया कि ये कैपिटल गेन निकल के आ गया। अब ये सब कुछ यूएसडी में है, आपका ये ऊपर से ले करके ये पूरा पॉइंट जो है ये आपका यूएसडी में है। तो ये जो कैपिटल गेन निकल के आया होगा ये भी आपका यूएसडी में निकल के आया होगा। मान लो ये 20,000 यूएसडी, सॉरी 20,000 यूएसडी जो है आपका निकल के आ गया। अब इस 20,000 यूएसडी को जो है जिस दिन हमने सेल किया उस दिन के देख लेते एक बार, जिस दिन हमने सेल किया ना उस दिन के TTBR रेट पे कन्वर्ट कर देंगे। मान लो TTBR रेट था 70 रुपीज़, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हम 70 इंटू 20,000 कर देंगे, 20,000 कर देंगे। और ये जो अमाउंट हमारा निकल के आया ना ये अमाउंट जो है हमारा कैपिटल गेन बन जाएगा। और जैसे ये हमारा कैपिटल गेन बना इस पे हमारा टैक्स लग जाएगा। अब इस अमाउंट पे जो है हमारा टैक्स लगेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। फर्स्ट प्रोवाइजो जो है ख़त्म हो गया। सेकंड प्रोवाइजो शुरू करते हैं। हाँ, सेकंड प्रोवाइजो शुरू करते हैं। तो देखो सेकंड प्रोवाइजो जो था, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि इंडेक्सेशन द प्रोवाइजो इज़ नॉट एप्लीकेबल वेयर फर्स्ट प्रोवाइजो अप्लाइज। ये जो प्रोवाइजो है वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा जहाँ पे फर्स्ट प्रोवाइजो एप्लीकेबल होगा। और सेकंड प्रोवाइजो जो है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि पहले मैंने आपको बताया था कि जब मैं कैपिटल गेन कंप्यूट करने के बारे में बता रही थी, आई टोल्ड यू कि एक इंडेक्सेशन का कंसेप्ट भी होता है जो कि आपको लेटर ऑन पढ़ने को मिलेगा, या फिर अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है। व्हाट इज़ इंडेक्सेशन? इंडेक्सेशन इज जस्ट लाइक जैसे हम FM में कंसिडर करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, उसी तरह से कोई एसेट हमने आज से 50 साल 60 साल पहले खरीद रखा है या 10 साल पहले भी, उसको हम आज की वर्थ पे लेकर के आते हैं कि हमने आज के अकॉर्डिंग कितने पैसे दिए थे उस चीज़ को परचेज़ करने में। ठीक है, बहुत अब मैं सिंस स्पीड इज़ टू स्लो तो मैं पढ़ने वाली नहीं हूँ। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो होता है, आओ एक बार हम बता देती हूँ। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो होता है उसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। कॉस्ट मान लो आपकी इन्फ्लेशन इंडेक्स जो होता है, इंडेक्स आपको दिया रहता है, जैसे आपकी बुक में भी इंडेक्स दिया हुआ है, ये याद करने की चीज़ नहीं होती, एग्जाम में भी दिया रहता है। तो आपका मान लो निकालते कैसे हैं, जैसे मान लो कि अगर कोई एसेट था जो कि मैंने 1 लाख रुपीज़ में परचेज़ किया था एट सम पॉइंट अगो, कुछ साल पहले मैंने परचेज़ किया था, 10 साल पहले या आज से 20 साल पहले कभी भी मैंने परचेज़ किया था। तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको देखने वाला हूँ कि आज के अकॉर्डिंग हमने कितने पैसे दिए थे। तो इसका निकालने का एक फार्मूला है, सिंपल सी बात है। अगर आपने यूनिटरी मेथड अगर आपको समझ में आता होगा, अगर आपने पढ़ रखा होगा यूनिटरी मेथड को, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ सिंपल सी चीज़ें यूनिटरी मेथड लगाना है। मान लो 1 लाख रुपीज़ मैंने दिया है, आज से 1 साल पहले मैंने परचेज़ किया था और 1 लाख रुपीज़ दिया था और मैं इसे आज बेच रहा हूँ, तो मेरा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, जो मेरा आज का इंडेक्स है जिस ईयर में सेल ईयर का जो इंडेक्स है वो मेरा न्यूमरेटर हो जाएगा। और जिस ईयर में मैंने परचेज़ किया था, परचेज़ ईयर का जो इंडेक्स है वो मेरा डिनोमिनेटर हो जाएगा। और ये जो वैल्यू निकल के आएगी, सपोज़ ये 20 लाख रुपीज़ निकल के आ गई, तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो चीज़ें होती है, अगर आपको यूनिटरी मेथड अच्छे से आता है तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको नहीं आता तो याद कर लो इसे। आपको इंडेक्सेशन दिया हुआ होता है, यहाँ पे आपको बुक में सिर्फ यही बताया गया है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का एक बार फार्मूला देख लेते हैं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब हम इसको बोलेंगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इन द ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर्ड, और डिनोमिनेटर में है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच एसेट इज फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी और फॉर द ईयर बिगिनिंग ऑन 1/4/2021। नहीं, आई थिंक यहाँ पे 2001 होना चाहिए, विच एवर इज़ लेटर 2001 होना चाहिए, क्योंकि 2001 से पहले की जितनी भी कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को तो हम नेगलेक्ट ही कर देते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, पर जो कॉस्ट ऑफ 2021 गलती से लिखा हुआ है, बट जो कॉस्ट होता है आपका 2000 से पहले, अगर आपको याद होगा तो हमारे पास एक चीज़ ऑप्शन अवेलेबल होता है कि या तो हम 2001 पे जो 1/4/2001 को जो मार्केट वैल्यू अवेलेबल है उसको हम कॉस्ट मान ले और उसका इंडेक्सेशन कर ले, या फिर जो हमने कॉस्ट जितने पे हमने ख़रीदा था उसको हम कॉस्ट मान के उसका इंडेक्सेशन कर ले। तो दोनों ही चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं, आपको ऑप्शन होता है कि आप किस चीज़ को ऑप्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 2001 2021 इज रॉन्ग, 2001 ऑप्शन होगा। विच एवर इज़ लेटर का आपको ऑप्शन है कि जो भी बाद में हुआ हो, 2001 अगर बाद में हुआ है तो 2001 का इंडेक्सेशन जो है, क्योंकि 2001 से पहले का ना इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको लेटर का ऑप्शन जो है एक तरीके से मैंडेटरी हो जाता है कि जो भी बाद में हुआ हो आप उसका, मान लो आपने एसेट परचेज़ किया 2012 में
और 2001, विच एवर इज़ लेटर 2012, तो हम 2012 का इंडेक्सेशन ले लेंगे। बट अगर आपने एसेट को परचेज़ किया था 1995 में और आपके पास एक ऑप्शन है 2001, तो विच एवर इज़ लेटर कौन सा है 2001, तो हम 2001 का इंडेक्सेशन ले लेंगे। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस, अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में जो होता है, एक सिंपल सी चीज़ आप समझ लें, लॉजिक बाद में हम आएंगे, कि जो भी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हुई रहती है बिफोर 2001, उसके पहले की इम्प्रूवमेंट के कॉस्ट को हम पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर देते हैं। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का जो इंडेक्सेशन करने का फॉर्मूला जो है, इट इज़ प्रेटी सिंपल सी चीज़ क्या है कि आप जो है कॉस्ट लीजिए, COI लीजिए, इंटू मल्टीप्लाई कीजिए, कब मल्टीप्लाई कीजिए, जो आपका सेल ईयर हो रहा है उस ईयर के इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई कीजिए, और जिस ईयर में डिनोमिनेटर में जो है वो आप इम्प्रूवमेंट वाले इम्प्रूवमेंट ईयर के इंडेक्सेशन को रखिए। ये जो आपका कॉस्ट निकल के आएगा, सम वैल्यूज़ विल कम, ये जो वैल्यू होगी ये आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकल के आ जाएगी। अंडरस्टूड? ओके। थर्ड प्रोवाइजो 248, थर्ड प्रोवाइजो जो है आपका सिंपल सी चीज़ बोलता है, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो डू नॉट अप्लाई टू कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ, ओके सॉरी, मैं सेकंड प्रोवाइजो में कुछ छोड़ करके आई थी आई थिंक, नहीं, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स पे तो मैंने नहीं छोड़ा था, ओ या फर्स्ट प्रोवाइजो में जो है हमारा एक चीज़ छूट गया था, और वो ये कि जो मैं आपको बता रही थी कि USD में आपके पास आपके पास FVC है तो आप इसे USD में कन्वर्ट कर लीजिए। आप अगर एक नॉन रेसिडेंट है तो आपके पास ये बेनिफिट है कि आप ये प्रोवाइजो का बेनिफिट उठा सकते हैं, आप इसको USD में कन्वर्ट कर लीजिए, देन कॉस्ट को भी कन्वर्ट कर लें, देन इम्प्रूवमेंट को भी कन्वर्ट कर लें, एंड देन आपका अगर कोई अदर सेल पे कोई एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है, उसको भी आप कन्वर्ट कर ले USD में, और नेट जो है आपका क्या निकल के आ जाएगा, नेट आपका कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा, और इसको जो है आपने TTBR के रेट पे ऑन द डेट ऑफ सेल कन्वर्ट कर लेना है, और आपका जो है ये जो कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। चलो इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात हम समझ गए। अब इसमें मैं एक चीज़ क्या भूल रही थी कि ये जो प्रोवाइजो का बेनिफिट अवेलेबल है एक फॉरेन नॉन रेसिडेंट को, वो हर एक एसेट के लिए अवेलेबल है? नो, दिस इज ओनली अवेलेबल फॉर शेयर एंड डिवेंचर। यही चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई थी। द प्रोवाइजो इज एप्लीकेबल ओनली फॉर शेयर, डिवेंचर एंड बॉन्ड्स। डिवेंचर इंक्लूड बॉन्ड्स, तो सेम ही चीज़ है। सो ये प्रोवाइजो जो है सिर्फ शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड्स पे अवेलेबल है। एंड इफ़ नॉन रेसिडेंट इज सेलिंग एनी अदर एसेट, अगर वो कोई और एसेट सेल करता है जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, या फिर UTI, कोई भी UTI के यूनिट को सेल करता है, या फिर बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट को सेल करता है, या म्यूचुअल फंड के यूनिट को, तो इस पे फर्स्ट प्रोवाइजो जो है उन चीज़ों पे लगने वाला नहीं है। उन चीज़ों पे सिंपल आप इंडेक्सेशन कर लें और फिर आप उसका बेनिफिट ले लें, सेकंड प्रोवाइजो एप्लीकेबल हो जाएगा। Then indexation benefit is allowed. The benefit of first proviso can only be avail of initial investment in foreign currency. Okay. इसके पहले हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। The aforesaid manner of computation of capital gain shall be applied for every purchase and sale of share of debenture in Indian company. क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। ऐसे समझ में नहीं आया होगा, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस। सिंपल सी चीज़ें कहना चाहते हैं। मान लो आप USD में आप पैसे लेकर के इंडिया में आते हो, इंडिया में आप USD लेकर के आए और यहाँ पे आके आपने इन्वेस्ट कर दिया। किस में इन्वेस्ट किया? रिलायंस में। अब रिलायंस का शेयर आपने बेच दिया, आपको लगा कि यार ये तो ठीक है, बट मैं ना अभी टाटा में इन्वेस्ट कर देता हूँ, टाटा का शेयर बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप जब इसे बेचोगे तो आपको जो पैसा मिलेगा वो USD में तो नहीं मिलेगा, आप इंडियन करेंसी पे अपना सेल परचेज कर रहे हैं, तो आपको जो पैसा मिलेगा वो किस में मिलेगा? वो आपको INR में मिल रहा होगा। तो क्या ये जो फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट है क्या सिर्फ यहीं पे एप्लीकेबल होगा? क्योंकि जो आप टाटा में पैसे लगा रहे हैं, ये टाटा में तो आप पैसे INR में लगाएंगे, अब है कि नहीं? आपके पास अब INR, फर्स्ट सेल के बाद से आपके पास INR आ गया, तो क्या फर्स्ट प्रोवाइजो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा? गवर्नमेंट अभी भी फॉरेन रिजर्व की हमारे पास बहुत कमी है, तो गवर्नमेंट अभी भी बहुत सपोर्ट करती है नॉन रेसिडेंट को, ताकि हमारे पास करेंसी आए, फॉरेन करेंसी। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ने कहा कि आप फर्दर उसके बाद से जितनी भी सेल परचेज कर रहे हैं उस करेंसी से, सब पे हम आपको फर्स्ट प्रोवाइजो दे देंगे। सिंपल सी चीज़ यहाँ पे यही बोलता है। पढ़ती हूँ तो आपको एक बार और समझ में आएगा।
The benefit of first proviso can only be availed of initial investment is in foreign currency. Therefore, said manner of computation of capital gain shall be applied for every purchase and sale of share or debenture of an Indian company. Every purchase of sale and purchase of share of Indian company, हर एक purchase पे applicable होगा. First proviso shall not apply where section 122A 1112A apply. बाद में देखेंगे इसको. The first proviso is mandatory and non-resident cannot opt for second proviso if his case fall in first proviso. देखो शेयर डिबेंचर बॉन्ड का केस है ना, तो कुछ भी नहीं करना है, मैंडेटरी है, फर्स्ट प्रोवाइजो ही लगाना है, उसके अलावा आप कुछ नहीं लगा सकते हैं. बट अदरवाइज अगर कोई केस है तो आपको फर्स्ट प्रोवाइजो नहीं मिलेगा, आप सेकंड प्रोवाइजो पे आ सकते हैं. ये तो हमने देख लिया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात. सेकंड प्रोवाइजो भी हमने देख लिया, कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन की बात थी. थर्ड प्रोवाइजो देख लेते हैं. अब बात करते हैं हम थर्ड प्रोवाइजो की. थर्ड प्रोवाइजो बोलता है फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो डू नॉट अप्लाई टू कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट being equity share of a company or equity oriented mutual funds or a unit of business trust referred in section 112A. ओके, यहाँ पे थर्ड प्रोवाइजो जो है आपका सिर्फ ये बोलता है कि फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो जो है वो अप्लाई नहीं होगा अगर कैपिटल गेन अराइज हो रहा है फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और फॉर ए यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट रेफर्ड इन सेक्शन 112A. ज़्यादा क्लैरिटी ना इस सेक्शन की इस प्रोवाइजो की पता है कब आएगी, जब हम 112A पढ़ेंगे. तो यहाँ पे एक लेमन लैंग्वेज में समझ लेते हैं यही कि थर्ड प्रोवाइजो ये बोलता है कि जब इक्विटी शेयर की बात होगी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात होगी तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं होगा. सीधे चलते हैं अपने फोर्थ प्रोवाइजो पे. फोर्थ प्रोवाइजो जो है वो आपका बोलता है सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 नॉट अप्लाई. सेकंड प्रोवाइजो मतलब क्या हो गया, इंडेक्सेशन. इंडेक्सेशन आपका अप्लाई नहीं करेगा. मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास इक्विटी शेयर है, अगर आपके पास डिबेंचर है या बॉन्ड है तो आप फर्स्ट प्रोवाइजो ले लेना. उसके बाद मैंने आपको बोला कि बाकी सारे एसेट पे आप इंडेक्सेशन बेनिफिट ले लेना, ठीक. बट यहाँ पे ये बोल रहा है सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 नॉट टू अप्लाई. सेकंड प्रोवाइजो जो है नहीं अप्लाई होगा. कब नहीं अप्लाई होगा, द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन एंड दिस प्रोवाइजो इज़ नॉट स्पेसिफिक टू नॉन रेसिडेंट, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल. आपका नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड सिर्फ पहला प्रोवाइजो था. बाकी जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है दैट इज एप्लीकेबल टू एवरी एसएससी. थर्ड प्रोवाइजो जो है दैट इज एप्लीकेबल टू एवरी एसएससी. फोर्थ प्रोवाइजो जो है दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू एवरी एसएससी. तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट कुछ एसेट पे अप्लाई नहीं होता है, एप्लीकेबल मतलब अवेल नहीं कर सकते हैं. एंड दोज एसेट आर कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई अंडर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015. सिंपल सी बात है. देखो शेयर्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं ना तो कुछ साल बाद आपको उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती दिखाई देगी. लाख रुपए 2 लाख रुपए हो गए पॉसिबल. बट जो कैपिटल जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें वैल्यू इतनी फ्लक्चुएट नहीं होती. तो अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट देने लगे या फिर अगर आप एनआर हैं तो ऑब्वियसली आप फर्स्ट प्रोवाइजो में जाएंगे, तो या फिर फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट अगर आप एनआर हैं तो ले लें, या अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं तो अगर आपने सेकंड प्रोवाइजो का बेनिफिट ले लिया तो गवर्नमेंट बहुत लॉस में चली जाएगी. और डिबेंचर का मार्केट भी तो बहुत बड़ा होता है, बहुत ह्यूज लॉस हो जाएगा टैक्स का, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट का. इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये जो बॉन्ड्स है ना विल नॉट अप्लाई टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर. बॉन्ड और डिबेंचर पे जो आपको फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइजो हम नहीं देंगे वेदर यू आर ए नॉन रेसिडेंट और यू आर ए रेसिडेंट. बट 2 बॉन्ड ऐसे हैं जहाँ पे आपको ये बेनिफिट जो है अवेल कर सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो का. एंड दोज बॉन्ड आर कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने नाम ही देखो ऐसा है कि कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेल करने वाला बॉन्ड है. दूसरा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई. इन 2 बॉन्ड्स पे जो है अवेलेबल होता है. एंड देन वी हैव आवर फिफ्थ प्रोवाइजो रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड. थोड़ा सा ये लंबा है इसलिए इसको जो है हम डिटेल में देखेंगे अगली क्लास में. आज की क्लास जो है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ. यस आई डू गेट बहुत लेस टाइम होता है मेरे पास, उतने में मैं ये रिकॉर्ड करती हूँ. बट यस मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जो है पूरी क्लास को नवंबर 23 अटैम्प्ट के लिए, सिंस ये क्लास है तो नवंबर 23 अटैम्प्ट के लिए जितनी भी पॉसिबिलिटी है मेरे पास उतनी क्लास में आपको अपलोड कर सकूँ. सो यस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड टिल देन यू कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग.